स्टडी कर लेते हैं जिसका नाम है हेंडरसन हजल इक्वेशन। काफी इजी इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है एक पेज में ही जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन है वो बफर सॉल्यूशन के लिए जो है वो बनाया गया है। मीन जो बफर सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए, मतलब जो बफर सॉल्यूशन है चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, उनका हम जो पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे ये इस इक्वेशन के थ्रू आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन के लास्ट में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले को यूज करके आप जो है वो इस किसी भी सॉल्यूशन का जो है वो किसी भी बफर सॉल्यूशन का जो है वो पीएच वैल्यू निकाल सकते हो। इससे पहले मैंने आप लोगों को बफर सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो वो वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो इससे पहले मैंने बफर सॉल्यूशन के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जो है वो आप जरूर देखें। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बफर सॉल्यूशन के बारे में दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है HA, H+, A-, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको कंटेनर में एक सॉल्यूशन शो हो रहा है बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। मीन अगर हम इसमें एसिड मिला दें या फिर अगर इसमें बेस मिला दें, मतलब अगर हम इसमें अम्ल या क्षार थोड़ी मात्रा में अगर हम इसमें मिलाते हैं तो इनका पीएच वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। मीन थोड़ा बहुत चेंज होता है बट वो नहीं के बराबर चेंज होता है। मतलब अगर हम कहें इसका जो पीएच वैल्यू रहता है वो स्थिर रहता है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो आपका बफर सॉल्यूशन कहलाता है। और बफर सॉल्यूशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन, मतलब अम्लीय बफर सॉल्यूशन और क्षारीय बफर सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए मान लीजिए बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है वो 6 है। मान लीजिए ये जो बफर सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर वाला है। अगर हम इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाते हैं, थोड़ी मात्रा में क्षार मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन जैसा है वो वैसा ही रहता है, उसके पीएच वैल्यू में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि हम इसे जो है वो कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ अपने नोट्स में कि अम्लीय बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जो है वो दुर्बल अम्ल का यूज करते हैं और उसके साथ सॉल्ट को मिलाते हैं और ये जो आपका बनता है वो आपका बफर सॉल्यूशन कहलाता है। बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जो है वो वीक एसिड को, मतलब दुर्बल अम्ल को और लवण को जो है वो आपस में मिलाते हैं, उससे आपका बफर सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमको एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है, अम्लीय बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको यहाँ पे लेना होगा CH3COOH जो कि एक प्रकार का वीक एसिड है और ये जो होते हैं वो दो भागों में जो है वो वियोजित हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो CH3COO- और H+। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्ट लेंगे CH3COONA, ये भी जो है वो दो भागों में वियोजित हो जाते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। ये सब इक्वेशन में आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। आपको अपने नोट्स में क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो अगर मैं इक्वेशन में HA, H+, A- का यूज करूँ तो आपको समझ जाना है कि A- का यूज करने के लिए यहाँ पे जो आपका ऋण आयन है वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो यूज करूंगी और H+ के लिए तो H+ ही यहाँ पे जो है वो यूज होगा। तो ये सब बताने के लिए मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बताया हुआ है बफर सॉल्यूशन का। तो चलिए अब हम फाइनली नोट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको जो है वो अपने कॉपी में लिखना है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है हेंडरसन हजल इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है HA, H+ और A-। तो जैसे कि आपको समझ चुके हो कि HA और H+ और A- कहाँ से आया। मींस ये जो HA है वो एक प्रकार का वीक एसिड है। मान लीजिए ये HA जो है वो CH3COOH है जो कि वीक एसिड है, इसे मैंने एग्जाम्पल के लिए HA करके जो है वो लिखा हुआ है। और आप ये भी समझते हो कि जब CH3COOH जो है वो वियोजित होते हैं तो ऋण आयन और धन आयन में वियोजित होते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे H+ और A- करके जो है वो लिखा हुआ है। समझ में आप लोगों को। अब हम जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेते हैं Ka, क्योंकि एसिड के लिए यूज कर रहे हैं हम। ये जो इक्वेशन है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग Ka करके जो है वो लिखेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा HA और A-/HA। तो ये जो HA है वो एक प्रकार का वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। ये आपका समीकरण 1 बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे कैसे हम लोगों ने किया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका A- है उसकी जगह आपको लवण लिखना है, मतलब सॉल्ट लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में ये जो आपका KaH+ है यहाँ पे A- की जगह आपको लवण करके लिखना है, मतलब सॉल्ट करके जो है वो लिखना है। A- इक्वल सॉल्ट होगा। और यहाँ पे नीचे में आपको, जैसा कि आपको पता है ये जो HA है वो एक प्रकार का एसिड है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली अम्ल करके जो है वो लिखना है। हम इसे जो है वो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो ये जो HA है अगर हम उसे इस तरफ ले आते हैं तो ये Ka जो है वो इस तरफ आ जाएगा, Ka+ अम्ल बटा लवण। यहाँ पे आप देख रहे हो लवण बटा अम्ल है, तो ये अम्ल जो है वो ऊपर आ जाएगा और लवण जो है वो नीचे आ जाएगा। समीकरण 2 आपका जो है वो बन गया। समझ में आप लोगों को गाइस। यहाँ पे समीकरण 1 में आपका ये समथिंग इक्वेशन मिला है और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आप समझ सकते हो कि HA, हम लोगों ने HA को जो है वो इस तरफ लाया हुआ है। ये आपका बन गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, सिंपली समीकरण 2 का लॉग लेने पर हमें जो है वो दोनों तरफ जो है वो लॉग लेते हैं। देखिए क्या होगा, लॉग H+ लॉग Ka प्लस लॉग अम्ल बटा लवण। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। या करके आपको लिखना है, जैसे कि ये पूरा आपको पॉजिटिव में शो हो रहा है, आप इसे निगेटिव करके भी जो है वो लिख सकते हो। तो या करके जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस लॉग H+ माइनस लॉग Ka माइनस लॉग अम्ल बटा लवण, ऐसे भी हम जो है वो लिख सकते हैं। अब जैसा कि पता है लॉग माइनस लॉग है, तो हम जो है वो इसे पी करके भी जो है वो लिख सकते हैं। लॉग को हम लोग जो है वो पी से करके भी लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा और यहाँ पे आपका Pka जो है वो आ जाएगा और ये जो है वो ऐसा ही रहेगा लॉग और लवण बटा अम्ल करके जो है वो आपको ऐसा लिखना है। ये बन गया आपका समीकरण 3। तो ये फाइनली आपका रेडी हो गया इक्वेशन। इस इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो है वो पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पीएच, तो अगर आपको कोई भी अम्लीय बफर सॉल्यूशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि पीएच वैल्यू निकालिए, तो वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ये लवण अम्ल का जो भी वैल्यू है वो दिया रहेगा, उस वैल्यू को आपको केवल यहाँ पे ऊपर में नीचे रखना है। एसिड का एसिड की जगह में, सॉल्ट का सॉल्ट की जगह में, आपको किसी भी अम्लीय बफर सॉल्यूशन का एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू पता चल जाएगा।
तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब अगर आता है एग्जाम में कि क्षारीय बफर सॉल्यूशन के लिए आप हेंडरसन इक्वेशन जो है वो निकालिए, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जो आप लोगों ने निकाला हुआ है वो समीकरण 3 अम्लीय बफर सॉल्यूशन के लिए हेंडरसन समीकरण है, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन के लिए है। अगर आपको बेसिक सॉल्यूशन के लिए निकालने को कह दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो पीएच है उसकी जगह ओएच लिखना है, क्योंकि आप जानते हो बेस में हम लोग जो है वो जैसे कि एग्जांपल के लिए एनओएच है तो ओएच जो है वो यूज करेंगे तो बेस में आता है ना, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे पीओएच करके लिखेंगे और यहाँ पे पीके है ना, पीके क्योंकि एसिड के लिए है, तो हम क्या करेंगे बेस के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे के की जगह आपको के बी करके जो है वो लिखना है, पीके बी करके लिखना है आपको, और लॉग लवण बटा क्षार, क्योंकि देखिए पहले हम लोग क्या करते थे एसिड के लिए ले रहे थे तो अम्ल लिखेंगे, और अगर हम जो है वो ये हेंडरसन इक्वेशन सॉल्ट बेस के लिए निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्षार लिख देंगे। तो समीकरण 4 जो है वो क्षारीय बफर विलयन के लिए हेंडरसन समीकरण है। तो समझ आएगा, इस बहुत ही ज्यादा छोटा सा इक्वेशन है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आप मत समझिए, मींस अगर इसे लंबा चौड़ा करके इस इक्वेशन को बनाने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट में आप लोगों को बताई हूं और इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखते हो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे।